श्रुतिपीडिया पर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम फिर से कुछ अहम और मुझे कहना चाहिए काफी दिलचस्प विषयों पर गहराई से बात करेंगे। जी। हमारे पास श्रोताओं के भेजे हुए कुछ नोट्स हैं और कुछ और महत्वपूर्ण स्रोत भी हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद वही है, इन थोड़े मुश्किल लग सकने वाले विषयों को आसान भाषा में समझना और ख़ास तौर पर यूपीएससी की तैयारी के लिहाज से देखना कि सिलेबस में कहाँ फिट होते हैं। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जानकारी सिर्फ दी ना जाए बल्कि इस तरह से पेश की जाए कि वो आसानी से समझ में आए और याद भी रहे। हम इनके महत्वपूर्ण पहलू देखेंगे, कॉन्टेक्स्ट समझेंगे और उनका असर क्या है उस पे बात करेंगे। बढ़िया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये ज्ञान यात्रा। पहला टॉपिक उठाते हैं शिपकीला दर्रा। ये अचानक से खबरों में क्यों आ गया? हाँ, शिपकीला। देखिए, ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में है, भारत चीन सीमा पर, करीब 3,930 मीटर की ऊंचाई पर। तो खबर ये है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने भारतीय पर्यटकों के लिए जो पहले परमिट लगता था ना वहां जाने के लिए, हाँ, परमिट सिस्टम था। वो हटा दिया है। अब बस अपना आधार कार्ड दिखाइए और आप जा सकते हैं। अच्छा, तो मतलब टूरिज्म के लिए इसे खोल दिया गया है, आसानी कर दी गई है। जी, फिलहाल टूरिज्म के लिए। लेकिन इसका ऐतिहासिक महत्व क्या है? सिर्फ एक रास्ता तो नहीं रहा होगा ये? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो मतलब सदियों पुराना ट्रेड रूट रहा है। भारत की जो बुशहर रियासत थी पहले, अच्छा, बुशहर। हाँ, और तिब्बत का गुगे क्षेत्र, अच्छा, उनके बीच शायद 15वीं सदी या उससे भी पहले से यहाँ से बहुत व्यापार होता था। किस तरह का व्यापार? क्या चीजें आती जाती थीं? देखिए, तिब्बत से जो मुख्य चीज आती थी वो थी ऊन, बढ़िया क्वालिटी की ऊन, साथ में याक, भेड़, बकरियां, उनकी खालें, याक के बाल, और हाँ, कुछ धार्मिक चीजें भी, जैसे प्रार्थना चक्र, माला, थंगा पेंटिंग्स। और भारत से क्या जाता था? अनाज, जौ, गेहूं, चावल, दालें, तेल, तंबाकू, मसाले, सूखे मेवे, सब्जियां, फिर मेटल के औजार, पीतल के बर्तन, लकड़ी का सामान, लोहा। मतलब एक पूरा इकोसिस्टम था वहाँ व्यापार का। बिल्कुल। और इस लेन देन ने वहाँ की लोकल आर्ट, खासकर किन्नौर की ज्वेलरी, खान पान, इन सब पर गहरा असर डाला। एक कल्चरल एक्सचेंज भी था। तो फिर ये सब बंद क्यों हो गया? इतना अहम रूट था तो? कारण कई रहे। सबसे बड़ा झटका तो लगा 1962 के भारत चीन युद्ध से। बिल्कुल। उसके बाद व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। बिल्कुल ठप। अच्छा, फिर हाल के सालों में भी तनाव रहा, जैसे 2017 में डोकलाम में जो हुआ, फिर 2020 में गलवान। हाँ, वो तो काफी तनावपूर्ण स्थितियां थीं। बिल्कुल। और ऊपर से कोविड-19 महामारी आ गई। तो इन सब वजहों से दशकों से, मतलब कई दशकों से, वहां कोई कमर्शियल एक्टिविटी हुई ही नहीं है। और अब जो ये खुला है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ टूरिज्म के लिए है, व्यापार अभी भी नहीं। एकदम सही। अभी की स्थिति 2024-25 तक यही है। सिर्फ भारतीय पर्यटक, वो भी आधार कार्ड के साथ। सीमा पार व्यापार के लिए ये अभी भी बंद है। तो सरकार का इरादा क्या लगता है? सिर्फ टूरिज्म को बढ़ावा देना? फिलहाल तो यही लग रहा है। स्थानीय पर्यटन और इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा इससे। लेकिन हाँ, ये भी हो सकता है कि ये भविष्य में शायद व्यापार फिर से शुरू करने की दिशा में एक छोटा पहला कदम हो। अभी कहना मुश्किल है। पर्यटन के अलावा कोई और महत्व भी है इसका, धार्मिक या सांस्कृतिक? हाँ, धार्मिक महत्व भी है। ये तिब्बत में जो कैलाश पर्वत और मानसरोवर झील की यात्रा है ना, जी, कैलाश मानसरोवर यात्रा। उसके लिए ये एक छोटा रास्ता बन सकता है। ऐसा अनुमान है कि अगर ये रास्ता खुल जाए तीर्थ यात्रा के लिए, तो दिल्ली से यात्रा का समय करीब 14 दिन कम हो सकता है। अरे वाह, 14 दिन! ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। और ये भारत की जो बुद्धिस्ट हेरिटेज टूरिज्म और पिलग्रिमेज डिप्लोमेसी है, उसको भी बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि किन्नौर और तिब्बत के बीच बहुत गहरी साझा तिब्बती बौद्ध परंपराएं हैं। मठ हैं, त्योहार हैं, मान्यताएं हैं। एक सिविलाइजेशनल कनेक्ट है। ये तो काफी दिलचस्प है। अब आते हैं यूपीएससी के एंगल पर। परीक्षा के लिए ये क्यों जरूरी है? देखिए, ये यूपीएससी सिलेबस के दो मेन पार्ट से सीधे जुड़ता है। पहला, जीएस पेपर 1, भूगोल। उसमें टॉपिक है महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं और उनके स्थान। दर्रे उसमें आते हैं। शिपकीला एक महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक है। और दूसरा, जीएस पेपर 2, अंतर्राष्ट्रीय संबंध। उसमें है भारत और उसके पड़ोसी संबंध। तो भारत चीन सीमा, सीमा विवाद, सीमा अवसंरचना, बॉर्डर ट्रेड, कल्चरल लिंक्स,
इन सब मुद्दों को समझने के लिए शिपकी लॉ एक केस स्टडी जैसा है। हाँ, और स्रोतों में नाथुला दर्रे पर 2007 का एक पुराना यूपीएससी सवाल भी दिया है। वो भी 2006 में व्यापार के लिए खुला था। तो ये पैटर्न दिखाता है कि ऐसे दर्रों पर सवाल बनते हैं। बिल्कुल। आयोग इस तरह के सामरिक महत्व के स्थानों पर नजर रखता है और इसी वजह से शिपकी लॉ पर एक प्रैक्टिस प्रश्न भी था स्रोत में। हाँ, उसका सही जवाब सी था क्योंकि कथन 3 गलत था कि व्यापार के लिए खुला है। जी बिल्कुल, अभी सिर्फ टूरिज्म। चलिए अब अगले विषय पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस यानी IBCA। ये क्या चीज है? IBCA, हाँ, ये भारत की लीडरशिप में एक ग्लोबल इनिशिएटिव है, एक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। किस लिए? इसका मकसद है दुनिया भर में जो 7 बड़ी बिल्ली प्रजातियां हैं। 7? अच्छा। हाँ, 7। उन प्रजातियों को और उनके जो रहने की जगह है, मतलब हैबिटेट, उनको बचाना, उनका संरक्षण करना। इसे कब शुरू किया गया? इसे अप्रैल 2023 में लॉन्च किया गया था, जब प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे हुए थे ना, उस मौके पर। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं सालगिरह पर। जी, और इसका मॉडल काफी कुछ इंटरनेशनल सोलर अलायंस यानी ISA जैसा है, जो भारत ने ही शुरू किया था। ये 7 बड़ी बिल्लियां कौन सी हैं? नाम बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसमें है बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा। अच्छा, और भारत में इनमें से कौन सी मिलती हैं? भारत में इनमें से 5 मिलती हैं: बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और चीता, जिन्हें हाल ही में रीइंट्रोड्यूस किया गया है। हमारे यहाँ प्राकृतिक रूप से जगुआर और प्यूमा नहीं पाए जाते, वो अमेरिका के महाद्वीपों में मिलते हैं। ठीक है, और कितने देश जुड़ गए हैं इस IBCA से अब तक? स्रोत बताते हैं कि अब तक कुल 24 देश इससे जुड़ चुके हैं। 24? ठीक ठाक संख्या है। हाँ, और इनमें से 13 तो फुल मेंबर बन गए हैं, जैसे भारत, भूटान, नेपाल, कंबोडिया, आर्मीनिया, इथोपिया और भी हैं। ये अलायंस कुल 96 देशों के लिए खुला है। इसमें वो देश भी शामिल हो सकते हैं जहां ये बिल्लियां पाई जाती हैं, रेंज देश, और वो भी जहां नहीं पाई जाती, नॉन रेंज देश। तो इस IBCA के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? क्या करना चाहता है ये गठबंधन? इसके कई बड़े लक्ष्य हैं। पहला तो जो अवैध वन्यजीव व्यापार होता है, खासकर इन बिल्लियों का, उसे रोकना। ये बहुत बड़ी समस्या है। जी। दूसरा, इनके जो प्राकृतिक आवास हैं, जंगल हैं, पहाड़ हैं, उनको बचाना। तीसरा, संरक्षण के कामों के लिए पैसा जुटाना, तकनीकी मदद देना सदस्य देशों को। चौथा, जलवायु परिवर्तन का जो असर इन पर पड़ रहा है, उससे निपटना। और पांचवा, सदस्य देशों को UN के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, SDGs, उन्हें हासिल करने में मदद करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? इसका सचिवालय, सेक्रेटेरिएट, भारत में ही होगा। और भारत सरकार ने शुरुआत के 5 साल 2023-28 के लिए 150 करोड़ रुपए का बजट भी दिया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इन बड़ी बिल्लियों के लिए ही एक अलग से अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन क्यों? क्या खास बात है इनमें? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ये जो बड़ी बिल्लियां हैं ना, इन्हें इकोलॉजी में कीस्टोन प्रजाति कहा जाता है। कीस्टोन प्रजाति? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि ये उस पूरे इकोसिस्टम, उस पूरे पर्यावरण की सेहत के लिए बहुत जरूरी हैं। अगर ये स्वस्थ हैं, इनकी आबादी ठीक है, तो माना जाता है कि पूरा जंगल या इकोसिस्टम स्वस्थ है। ये एक तरह से बायोडाइवर्सिटी के इंडिकेटर भी हैं। अच्छा। मतलब इनके होने या ना होने से पूरे सिस्टम पर फर्क पड़ता है। बिल्कुल, लेकिन दिक्कत यह है कि इन पर खतरे बहुत हैं। अवैध शिकार होता है इनका, इनके रहने की जगह कम हो रही हैं, जंगल कट रहे हैं, और अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड में इनकी बहुत डिमांड है, खाल, हड्डियां वगैरह। तो अब UPSC के लिए ये कैसे प्रासंगिक है? ये UPSC GS पेपर 3 पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के लिए तो सीधा सीधा बहुत महत्वपूर्ण है। संरक्षण के प्रयास, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, कीस्टोन प्रजाति का कॉन्सेप्ट, ये सब इसमें आता है। और GS पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, एजेंसियां और मंच वाला जो टॉपिक है, इसमें भारत की नेतृत्व क्षमता दिखती है। भारत के अपने संरक्षण प्रयास जैसे प्रोजेक्ट टाइगर या हालिया चीता रीइंट्रोडक्शन, वो भी इसके कॉन्टेक्स्ट में देखे जा सकते हैं। हाँ, और स्रोत में जो प्रैक्टिस प्रश्न था उसका उत्तर B केवल 1 और 3 था। कथन 2 गलत था क्योंकि सदस्यता सिर्फ रेंज देशों तक सीमित नहीं है। जी, नॉन रेंज देश भी सदस्य बन सकते हैं। चलिए अब थोड़ा गेयर बदलते हैं और रक्षा प्रौद्योगिकी यानी डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरफ चलते हैं। DRDO ने हाल ही में IADWS का सफल परीक्षण किया है। ये IADWS क्या भला है? IADWS, इसका फुल फॉर्म है
इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम, हिंदी में कहें तो एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली। एकीकृत वायु रक्षा मतलब ये एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है, कई परतों वाला। इसे डिजाइन किया गया है भारत के जो महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं, उन्हें हवाई हमलों से बचाने के लिए। कैसे हवाई हमले जैसे दुश्मन के लड़ाकू विमान, बॉम्बर्स, ड्रोन, यूएवीज, क्रूज मिसाइलें, हेलीकॉप्टर, मतलब हवा से आने वाले किसी भी खतरे से बचाने के लिए। आपने कहा एकीकृत और बहुस्तरीय, इसका क्या मतलब है यहाँ? इसमें कौन कौन से हथियार शामिल हैं? हाँ, एकीकृत मतलब इसमें कई तरह के हथियार और सेंसर, जैसे रडार वगैरह, एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक सेंट्रल कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़े होते हैं। बहुस्तरीय मतलब ये अलग अलग दूरी और अलग अलग ऊंचाई पर आने वाले खतरों से निपट सकता है, शॉर्ट रेंज, मीडियम रेंज, शायद लॉन्ग रेंज भी। अच्छा, और हाल के परीक्षण में कौन से हथियार टेस्ट किए गए? हाल के परीक्षण में 3 मुख्य हथियार सिस्टम शामिल थे। कौन कौन से? पहला, QRSM, क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल। ये मीडियम रेंज की मिसाइल है जो तेजी से आते हवाई टारगेट्स को मार गिरा सकती है। ठीक है। दूसरा VSORDs, वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम। ये कम दूरी की मिसाइल है, खासकर कम ऊंचाई पर उड़ने वाले खतरों जैसे हेलीकॉप्टर या ड्रोन के लिए। ओके, और तीसरा सबसे दिलचस्प है, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन, DEW। DEW? ये क्या होता है? लेजर जैसा कुछ? बिल्कुल, ये एक हाई पावर लेजर हथियार है। ये लेजर बीम से ड्रोन या मिसाइल जैसे टारगेट को बिल्कुल सटीकता से नष्ट कर सकता है। मतलब फिजिकली मिसाइल नहीं दागनी पड़ती। कमाल है। तो इन तीनों ने मिलकर काम किया है परीक्षण में? हाँ, यही इस टेस्ट की खास बात थी। इन तीनों सिस्टम्स ने एक साथ कोऑर्डिनेटेड तरीके से हवा में उड़ रहे कई टारगेट्स, जिसमें यूएवीज और छोटे ड्रोन शामिल थे, उनको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट किया और नष्ट किया। तो इस परीक्षण का महत्व क्या है? भारत के लिए ये क्यों अहम है? देखिए, ये भारत की एक मजबूत मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस शील्ड बनाने की क्षमता को साबित करता है। आज के जमाने में ये बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि ये हमारे जो वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जैसे न्यूक्लियर प्लांट, मिलिट्री कमांड सेंटर, बड़े शहर, एयरबेस, उनको सुरक्षा देता है। दूसरा, ये हमारी स्वदेशी रक्षा तकनीक को बढ़ावा देता है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। हमें बाहर से ऐसे सिस्टम कम खरीदने पड़ेंगे। और तीसरा, ये आज के जो नए खतरे हैं, खासकर ड्रोन्स और यूएवीज, उनके खिलाफ हमारी सेनाओं को तैयार करता है। हमने देखा है यूक्रेन रूस युद्ध में ड्रोन कितने घातक साबित हुए हैं। हाँ, ड्रोन युद्ध तो आजकल बहुत आम हो गया है। बिल्कुल, और ये अभी क्यों जरूरी है, इसके और भी कारण हैं। जैसे 2021 में जम्मू एयरबेस पर ड्रोन से हमला हुआ था। हाँ, वो तो चिंताजनक था। जी, फिर हमारे पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान, वो भी ड्रोन स्वॉर्म्स, झुंड और क्रूज मिसाइलों में काफी निवेश कर रहे हैं। और दुनिया भर में भी लेजर हथियार और मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम, जैसे इजराइल का आयरन डोम, पर काम हो रहा है। तो हमें भी अपनी तैयारी रखनी होगी। सही बात है। अब इसे यूपीएससी सिलेबस से जोड़ते हैं। ये यूपीएससी जीएस पेपर 3 में 2 जगह फिट होता है। एक तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी वाले हिस्से में, जहां रक्षा प्रौद्योगिकी और स्वदेशीकरण, इंडिजनाइजेशन के टॉपिक हैं। ठीक है। और दूसरा सुरक्षा वाले हिस्से में, जहां विभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियां और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां जैसे टॉपिक हैं। आत्मनिर्भर भारत, डिफेंस मॉडर्नाइजेशन और उभरते सुरक्षा खतरे, जी, इन सब कॉन्टेक्स्ट में ये महत्वपूर्ण है। और इस पर जो प्रैक्टिस प्रश्न था, उसका उत्तर 1, 2 और 3 था। चौथा कथन गलत था, क्योंकि ये स्वदेशी है, इजराइल के साथ जॉइंट प्रोजेक्ट नहीं। जी हाँ, ये DRDO का स्वदेशी प्रयास है। चलिए, अब पृथ्वी से थोड़ा ऊपर उठते हैं, अंतरिक्ष की ओर। भारत का बहुत महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान, इसके बारे में बताइए। गगनयान? हाँ, ये भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है। फर्स्ट ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। क्या लक्ष्य है इसका? लक्ष्य ये है कि 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में, यानी लो अर्थ ऑर्बिट, LEO, में जो करीब 400 किलोमीटर ऊपर है, 400 किलोमीटर, ठीक है, वहां 3 दिनों के लिए भेजा जाए और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाया जाए। समंदर में उनकी लैंडिंग होगी। 3 एस्ट्रोनॉट, 3 दिन, 400 किलोमीटर। और कब तक का लक्ष्य है इसे पूरा करने का? लक्ष्य 2026 से पहले का रखा गया है। अगर ये सफल होता है तो भारत अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसने इंसान को अंतरिक्ष में भेजा हो। ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। लेकिन भारत ये कर क्यों रहा है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? कई उद्देश्य हैं।
सबसे पहला तो अपनी स्वदेशी क्षमता दिखाना कि हम भी मानव को अंतरिक्ष में भेज सकते हैं। आत्मनिर्भरता स्पेस सेक्टर में। बिल्कुल। दूसरा, ये भविष्य के जो और बड़े स्पेस मिशन होंगे, जैसे चांद पर मानव भेजना या मंगल पर, उसकी नींव रखेगा। तीसरा, माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में वैज्ञानिक प्रयोग करने का मौका मिलेगा। किस तरह के प्रयोग? जैसे मटेरियल साइंस, बायोलॉजी, मेडिसिन पर। माइक्रोग्रेविटी में चीजें अलग तरह से बर्ताव करती हैं, तो नई खोजें हो सकती हैं। और चौथा, ये देश में R&D को, इंडस्ट्री को, इनोवेशन को बढ़ावा देगा, युवाओं को प्रेरणा मिलेगी। इसके लिए कौन कौन सी टेक्नोलॉजी चाहिए होंगी? ये तो बहुत जटिल मिशन लगता है। हाँ, जटिल तो है। इसमें कई क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज चाहिए। जैसे? सबसे पहले तो एक मानव रेटेड लॉन्च व्हीकल चाहिए, मतलब ऐसा रॉकेट जो इंसानों को ले जाने के लिए सुरक्षित हो। इसके लिए हमारे LVM-3, जो पहले GSLV Mk3 कहलाता था, उसको मॉडिफाई किया जा रहा है। अच्छा, LVM-3। हाँ। और फिर एक ऑर्बिटल मॉड्यूल चाहिए। ये वो कैप्सूल है जिसमें एस्ट्रोनॉट रहेंगे। इसके दो हिस्से होंगे। क्रू मॉड्यूल CM, जिसमें रहने की जगह होगी, हवा का दबाव, ऑक्सीजन, तापमान सब कंट्रोल होगा, और जो वापस पृथ्वी पर आएगा। और दूसरा सर्विस मॉड्यूल SM, जो क्रू मॉड्यूल को पावर, प्रोपल्शन, आगे बढ़ने की ताकत वगैरह देगा। और सुरक्षा के लिए अगर लॉन्च में गड़बड़ हो जाए तो? उसके लिए क्रू एस्केप सिस्टम CES है। ये एक तरह का इमरजेंसी रॉकेट है जो लॉन्च के दौरान कोई खतरा होने पर क्रू मॉड्यूल को मेन रॉकेट से तेजी से दूर ले जाएगा और एस्ट्रोनॉट्स को बचा लेगा। ये तो बहुत जरूरी है। और अंदर रहने के लिए? हाँ, एक एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम चाहिए जो कैप्सूल के अंदर सांस लेने लायक हवा, सही प्रेशर और तापमान बनाए रखे। मिशन की तैयारी कैसी चल रही है? टेस्टिंग वगैरह हो रही है? हाँ, कई लेवल पर टेस्टिंग चल रही है। कुछ शुरुआती टेस्ट हो चुके हैं, जैसे पैड अबॉर्ट टेस्ट, जिसमें क्रू एस्केप सिस्टम को टेस्ट किया गया। इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट, जिसमें पैराशूट सिस्टम को टेस्ट किया गया। पानी में लैंडिंग के बाद रिकवरी का टेस्ट भी हुआ है। और आगे? अब इसके बाद मानव रहित उड़ानें होंगी, अनमैन्ड मिशंस। इसमें व्योमित्र नाम का एक ह्यूमनॉइड रोबोट भेजा जाएगा। व्योमित्र? अच्छा, रोबोट। ये इंसान जैसा रोबोट है जो अंदर के माहौल को मॉनिटर करेगा, देखेगा कि इंसानों के लिए सब ठीक है या नहीं। जब ये मानव रहित मिशन सफल हो जाएंगे, तब जाकर मानव युक्त मिशन भेजा जाएगा। और एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग? वो बेंगलुरु में चल रही है। उन्हें क्लासरूम ट्रेनिंग, सिमुलेटर पर प्रैक्टिस, सर्वाइवल ट्रेनिंग, जैसे जंगल या समंदर में बचना, और माइक्रोग्रेविटी का अनुभव सब दिया जा रहा है। इस पूरे मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है बड़े परिप्रेक्ष्य में? देखिए, महत्व कई डायमेंशन में है। वैज्ञानिक महत्व तो है ही, माइक्रोग्रेविटी में रिसर्च। तकनीकी महत्व है, हम दुनिया को अपनी क्षमता दिखाएंगे। भविष्य के डीप स्पेस मिशन के लिए तैयार होंगे। प्रेरणा का स्रोत है, युवाओं को स्टेम, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स में करियर बनाने के लिए प्रेरित करेगा। डिप्लोमेटिक महत्व भी है, दुनिया में भारत का कद बढ़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के नए अवसर खुलेंगे, और आर्थिक लाभ भी हैं। स्पेस इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा, नई टेक्नोलॉजीज बनेंगी जिनका इस्तेमाल दूसरे सेक्टर्स में भी हो सकता है, नौकरियां पैदा होंगी। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी इसमें? हाँ, जाहिर है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे पहली तो लागत, ये बहुत महंगा मिशन है। दूसरी, एस्ट्रोनॉट की सुरक्षा, ये सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। स्पेस में रेडिएशन, माइक्रोग्रेविटी के असर, बहुत खतरे होते हैं। सही है। तीसरी चुनौती है देश में ही एडवांस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी का पूरा इकोसिस्टम तैयार करना। और चौथी, कुछ क्रिटिकल टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी। अब UPSC कनेक्शन पर आते हैं। ये UPSC GS पेपर 3 विज्ञान और प्रौद्योगिकी का कोर टॉपिक है, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और भारतीयों की उपलब्धियों वाले हिस्से में। इस पर सवाल आना लगभग तय है, चाहे प्रीलिम्स में हो या मेंस में। ये भारत की वैज्ञानिक तरक्की, आत्मनिर्भरता और ग्लोबल स्टेटस को दिखाता है। हाँ, और प्रैक्टिस प्रश्न का उत्तर D था, यानी सभी तीनों कथन सही थे। जी। चलिए अब एक और बहुत ही दिलचस्प विषय उठाते हैं, युद्ध में धोखे की तकनीकें, डिसेप्शन टेक्निक्स इन वॉरफेयर। ये सुनने में ही कितना रोमांचक लगता है। हाँ, रोमांचक तो लगता है, लेकिन ये युद्ध नीति का एक बहुत पुराना और कह सकते हैं गंभीर पहलू है। धोखे की तकनीकें मतलब क्या? मतलब दुश्मन को बेवकूफ बनाना, उन्हें भ्रमित करना, गुमराह करना, ताकि वो या तो गलत टारगेट पर हमला करें या अपनी कीमती मिसाइलें और हथियार ऐसी चीज पर बर्बाद कर दें जो असली है ही नहीं। पहले ये कैसे होता था? पहले के जमाने में जैसे
कैमोफ्लॉज यानी छिपने के लिए रंगाई पुताई करना, नकली लकड़ी के टैंक बना देना, झूठी खबरें फैला देना, ये सब होता था। और अब जमाना बदल गया है। अब मिसाइलें बहुत स्मार्ट हो गई हैं, ड्रोन हैं, प्रिसिजन गाइडेड हथियार हैं, तो धोखा देने के तरीके भी हाईटेक हो गए हैं। अब हम बात करते हैं डीकॉय की। डीकॉय मतलब नकली लक्ष्य। हाँ बिल्कुल, ये नकली लक्ष्य अब इलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, या फिर असली चीज की हूबहू फिजिकल नकल हो सकते हैं। इनका काम होता है दुश्मन के रेडार को या मिसाइल के सीकर को या निगरानी करने वाले ड्रोन को धोखा देना। स्रोत में एक खास डीकॉय का जिक्र है, एक्स गार्ड फाइबर ऑप्टिक टोड डीकॉय, FOTD। जी, ये क्या चीज है? हाँ, एक्स गार्ड FOTD ये एक बहुत एडवांस्ड डीकॉय सिस्टम है। इसे इजराइल की कंपनी है राफेल, उसने बनाया है। राफेल, वही जिसने राफेल फाइटर जेट बनाया? जी हाँ, वही कंपनी। और भारतीय वायुसेना अपने राफेल जेट्स पर इसी एक्स गार्ड FOTD का इस्तेमाल करती है। ये काम कैसे करता है? ये एक छोटा सा उपकरण होता है, करीब 30 किलो का। इसे फाइटर जेट के पीछे एक पतली फाइबर ऑप्टिक केबल के जरिए हवा में लटका दिया जाता है, मतलब टो किया जाता है। अच्छा, पीछे लटका रहता है। हाँ, और इसका काम होता है फाइटर जेट के रेडार सिग्नेचर की एकदम सटीक नकल करना। मतलब ये दुश्मन के रेडार को ऐसा सिग्नल भेजता है जैसे कि ये खुद ही राफेल जेट हो। तो दुश्मन की जो मिसाइल आ रही होती है वो असली जेट को छोड़कर इस डिकॉय की तरफ मुड़ जाती है। अरे वाह, मतलब मिसाइल को बेवकूफ बना देता है ये। बिल्कुल, ये राफेल के अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम स्पेक्ट्रा के साथ मिलकर काम करता है। क्या भारत ने इसका इस्तेमाल किया है कभी? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो पुष्टि नहीं होती, लेकिन स्रोतों में ऐसी खबरें और अटकलें हैं कि जब कथित ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तब शायद इसका इस्तेमाल किया गया था। कहा जाता है कि पाकिस्तानी F-16 ने जो मिसाइलें दागी थीं वो इन डिकॉयज को असली राफेल समझकर उन पर चली गईं और असली विमान बच गए। अच्छा, ये तो वाकई की टेक्नोलॉजी है। क्या दूसरे देश भी ऐसा कुछ इस्तेमाल करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये टू एड डिकॉय टेक्नोलॉजी अब काफ़ी कॉमन हो गई है एडवांस्ड एयर फोर्सेज में। जैसे ब्रिटेन का ब्राइट क्लाउड सिस्टम है जो यूरोफाइटर, टाइफून, ग्रिपेन E, F-16 जैसे जेट्स पे लगता है। अमेरिका का NALE 555 सिस्टम है जो FA-18 सुपर हॉर्नेट पर लगता है। इन्हें अब ड्रोन्स पर भी लगाने की बात हो रही है। क्या ये धोखेबाजी सिर्फ हवा में ही होती है या जमीन और समंदर में भी? नहीं, हर जगह। जमीन पर तो बहुत होता है। जैसे हवा भरकर फुलाए जा सकने वाले इन्फ्लेटेबल नकली टैंक, तोपें, मिसाइल लॉन्चर बना देते हैं। लकड़ी के या आजकल तो 3D प्रिंटेड भी बना रहे हैं। 3D प्रिंटेड? हाँ, यूक्रेन और रूस दोनों इस युद्ध में इनका खूब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि दुश्मन सैटेलाइट या ड्रोन इमेज में इनको असली समझे और इन पर अपने हथियार बर्बाद करे। भारत ने भी हाल में T-90 टैंकों के डिकॉय खरीदने के लिए टेंडर निकाला है। ऐसे डिकॉय जो टैंक के साइज, उसकी हीट सिग्नेचर, गर्मी और आवाज तक की नकल कर सकें। कमाल है। और सान गर्मी समंदर में भी होता है। युद्धपोत चैफ छोड़ते हैं। ये धातु के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो रडार को कंफ्यूज करते हैं। फ्लेयर्स छोड़ते हैं जो रोशनी पैदा करके हीट सीकिंग मिसाइलों को भटकाते हैं। अच्छा। पानी के अंदर नकली पनडुब्बी की आवाज पैदा करने वाले डेकॉय होते हैं जिन्हें अकुस्टिक डेकॉय कहते हैं। और एक बहुत मशहूर सिस्टम है नुल का डेकॉय। इसे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर बनाया है। ये एक सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब खुद से चलने वाला तैरता हुआ उपकरण है जो दुश्मन के रडार पर एक बड़े जहाज जैसा सिग्नेचर बनाता है और एंटी शिप मिसाइलों को अपनी तरफ खींच लेता है। तो ये डेकॉय आज के युद्ध में इतने महत्वपूर्ण क्यों हो गए हैं? कई कारण हैं। पहला, ये कॉस्ट इफेक्टिव है। मतलब एक डेकॉय की कीमत एक फाइटर जेट या युद्धपोत या टैंक से बहुत कम होती है, लेकिन ये उन्हें बचा सकता है। हाँ, ये तो है। दूसरा, ये दुश्मन के मन में अनिश्चितता और भ्रम पैदा करते हैं। उन्हें पता नहीं चलता कि कौन सा टारगेट असली है, कौन सा नकली। इससे उनकी डिसीजन मेकिंग धीमी हो जाती है। तीसरा, आज का जमाना ड्रोन का है, AI का है, सटीक हथियारों का है। दुश्मन की निगरानी और हमला करने की क्षमता बहुत बढ़ गई है। ऐसे में अपनी कीमती एसेट्स को बचाने के लिए डेकॉय का महत्व और भी बढ़ गया है। अब इसका UPSC कनेक्शन क्या बनता है? ये UPSC GS पेपर 3 से सीधा जुड़ता है। रक्षा प्रौद्योगिकी और सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन। ये मॉडर्न वॉरफेयर की बदलती हुई प्रकृति को दिखाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर EW का बढ़ता महत्व, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे डिफेंस स्ट्रैटेजी को बदल रहा है, ये सब इसमें आता है। और प्रैक्टिस प्रश्न का उत्तर B 1, 3 और 4 था। कथन 2 गलत था। ब्राइट क्लाउड ब्रिटेन का है, भारत का स्वदेशी नहीं और राफेल पर नहीं लगता। जी हाँ, बिल्कुल। चलिए अब कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर आते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण संवैधानिक विकास, 130वां संविधान संशोधन विधेयक, इसके बारे में बताइए। हाँ, ये 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये हाल ही में प्रस्तावित किया गया है और अगर ये पास होकर कानून बन जाता है तो ये एक बड़ा बदलाव लाएगा। क्या बदलाव लाएगा? क्या कहता है ये बिल?
ये बिल कहता है कि अगर कोई प्रधानमंत्री या कोई मुख्यमंत्री या केंद्र या राज्य का कोई मंत्री किसी क्रिमिनल केस में गिरफ्तार होता है और लगातार 30 दिनों तक हिरासत में कस्टडी में रहता है 30 दिन लगातार? हाँ, लगातार 30 दिन, तो उन्हें अपना पद छोड़ना होगा। उन्हें पद से हटा दिया जाएगा या उन्हें इस्तीफा देना होगा। अच्छा, ये तो काफी सख्त प्रावधान लगता है। इसके मुख्य प्रावधान क्या है? संविधान में कहाँ बदलाव होगा? ये संविधान के 2 मुख्य अनुच्छेदों में संशोधन करेगा। अनुच्छेद 75 जो केंद्र की मंत्री परिषद से संबंधित है और अनुच्छेद 164 जो राज्यों की मंत्री परिषद से संबंधित है। ठीक है, और क्या कहता है ये? मुख्य बातें ये हैं, मंत्रियों के लिए अगर किसी मंत्री को ऐसे अपराध के लिए गिरफ्तार किया जाता है जिसकी सजा 5 साल या उससे ज्यादा हो सकती है और वो लगातार 30 दिन हिरासत में रहते हैं तो उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अगर पीएम या सीएम उन्हें हटाने की सलाह राष्ट्रपति या राज्यपाल को नहीं देते हैं तो 31वें दिन वो मंत्री अपने आप पद खो देंगे ऑटोमेटिकली। जी, ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के लिए अगर पीएम या सीएम खुद ही 30 दिन लगातार हिरासत में रहते हैं किसी भी अपराध के लिए, यहां 5 साल की सजा वाली शर्त नहीं है, तो उन्हें 31वें दिन इस्तीफा देना होगा। पुनः नियुक्ति, हाँ एक बात और है, अगर वो हिरासत से रिहा हो जाते हैं तो उन्हें फिर से मंत्री या पीएम सीएम नियुक्त किया जा सकता है। अच्छा, मतलब रिहाई के बाद वापसी हो सकती है? जी, और दिल्ली, जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए भी ऐसे ही प्रावधान लाने का प्रस्ताव है, अनुच्छेद 239AA वगैरह में बदलाव करके। और इसे पास कराने के लिए क्या प्रक्रिया होगी? क्योंकि ये संविधान संशोधन है, इसे पास करने के लिए संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा में विशेष बहुमत चाहिए होगा, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का कम से कम 2/3 बहुमत। इस बिल से पहले क्या स्थिति थी? अभी क्या कानून है? मंत्रियों या नेताओं के पद पर बने रहने को लेकर, अगर उन पर क्रिमिनल केस हो या वो गिरफ्तार हो? देखिए, अभी जो मुख्य कानून है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। हाँ, आरपीए एक्ट। जी, उसकी धारा 8 ये कहती है कि अगर किसी व्यक्ति को किसी अपराध में दोषी ठहराया जाता है, कन्विक्ट किया जाता है और उससे 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो वो सजा की तारीख से ही संसद या विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य हो जाता है। अच्छा, 2 साल की सजा पर? हाँ, और ये अयोग्यता सजा पूरी होने के बाद अगले 6 साल तक बनी रहती है। मतलब वो 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता। लेकिन ये तो सजा होने पर है, गिरफ्तारी या सिर्फ आरोप लगने पर नहीं? हाँ, ये दोष सिद्धि पर है। सिर्फ गिरफ्तारी आरोप तय होने पर आरपीए के तहत सदस्यता नहीं जाती, और ये अयोग्यता सदन की सदस्यता के लिए है, सीधे तौर पर मंत्री पद के लिए नहीं। हालांकि मंत्री बने रहने के लिए आमतौर पर 6 महीने के अंदर सदन का सदस्य बनना जरूरी होता है, तो अप्रत्यक्ष रूप से असर पड़ता है। तो ये नया बिल सिर्फ गिरफ्तारी और 30 दिन की हिरासत पर ही पद से हटाने की बात कर रहा है? जी, यही इसका सबसे विवादास्पद पहलू भी है। क्या चिंताएं जताई जा रही हैं इस बिल को लेकर? सबसे बड़ी चिंता यही है कि इसका दुरुपयोग हो सकता है, पुलिस कार्रवाई का, गिरफ्तारी का। कैसे? आलोचकों का कहना है कि इसके तहत किसी मंत्री या मुख्यमंत्री को सिर्फ गिरफ्तार करके 30 दिन हिरासत में रखने से ही पद से हटाया जा सकता है, भले ही बाद में वो निर्दोष साबित हों। कोई मुकदमा चलाने की या दोषी ठहराए जाने की जरूरत नहीं होगी पद जाने के लिए। ये तो इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी वाले सिद्धांत के खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल, यही चिंता है कि ये मूल कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है, और ये भी डर है कि केंद्र सरकार या राज्य सरकारें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। किसी मंत्री को झूठे केस में फंसाकर 30 दिन हिरासत में रखवा दिया तो वो पद से हट जाएगा। हाँ, ये तो गंभीर चिंता है। तो फिर सरकार ये बिल लाई क्यों है? इसके पीछे तर्क क्या दिया जा रहा है? सरकार का मुख्य तर्क है राजनीति का अपराधीकरण, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश में। हाँ, ये तो है। आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स (ADR) की रिपोर्ट्स बताती हैं कि मौजूदा लोकसभा में ही करीब 46% सांसदों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य विधानसभाओं में भी लगभग 45% विधायकों पर केस हैं, जिनमें से कई गंभीर अपराधों के हैं। बाप रे, आधे के करीब। और एक और चिंताजनक बात यह है कि जिन उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले होते हैं उनके चुनाव जीतने की संभावना साफ छवि वाले उम्मीदवारों से ज्यादा होती है, करीब 15% बनाम 4.5%। तो सरकार का कहना है कि ये बिल राजनीति को साफ करने, पब्लिक लाइफ में ईमानदारी लाने का एक प्रयास है कि अगर कोई गंभीर मामले में गिरफ्तार होकर इतने दिन हिरासत में है तो उसे पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। तो एक तरफ राजनीति को साफ करने की जरूरत है,
दूसरी तरफ कानून के दुरुपयोग का खतरा। कोई बीच का रास्ता हो सकता है? संतुलन साधना बहुत जरूरी है। एक्सपर्ट्स कुछ सुझाव देते हैं, जैसे पार्टियों को खुद ही गंभीर आपराधिक आरोपों वाले लोगों को टिकट देने से बचना चाहिए। हाँ, पार्टियों की जिम्मेदारी तो है ही। बिल्कुल। दूसरा, शायद आरोप तय होने के स्टेज पर कुछ कानूनी रोक लगाई जा सकती है चुनाव लड़ने पर, जैसा कि चुनाव आयोग ने भी सुझाया था। तीसरा, अगर गिरफ्तारी के आधार पर पद से हटाने का प्रावधान बनता भी है तो उसमें न्यायिक निगरानी बहुत जरूरी है, ताकि इसका मनमाना दुरुपयोग ना हो। सिर्फ पुलिस की गिरफ्तारी ही काफी नहीं होनी चाहिए। अब यूपीएससी के लिए इसकी प्रासंगिकता क्या है? ये तो यूपीएससी के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। जीएस पेपर 2 भारतीय संविधान, संसद और राज्य विधानमंडल शासन के महत्वपूर्ण पहलू, राजनीति का अपराधीकरण के लगभग हर हिस्से से ये जुड़ता है। संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया, आरपीए एक्ट, राजनीतिक सुधार, शक्तियों का पृथक्करण, फेडरलिज्म, सब कुछ इसमें आ जाता है। और जीएस पेपर 4 नैतिकता के लिए भी, सार्वजनिक जीवन में ईमानदारी, प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, शासन में सत्यनिष्ठा, इंटेग्रिटी इन गवर्नेंस जैसे टॉपिक्स के लिए ये एक परफेक्ट केस स्टडी है। इस पर मेंस में सवाल आने की बहुत संभावना है। तो ये थी आज की हमारी काफी विस्तृत चर्चा। हमने शिपकीला दर्रे से बात शुरू की, फिर आईबीसीए, डीआरडीओ का IAWS, गगनयान, युद्ध में धोखे की तकनीकें और आखिर में 130वें संविधान संशोधन विधेयक तक पहुंचे। जी हाँ, और हमने देखा कि कैसे ये सारे विषय भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, पर्यावरण, रक्षा, विज्ञान, तकनीक और राजनीति सब आपस में जुड़े हुए हैं और यूपीएससी परीक्षा के लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल, हर विषय की अपनी गहराई है, अपनी परतें हैं। हाँ, और आज हमने स्रोतों के आधार पर उनके मुख्य बिंदुओं को समझने की कोशिश की। ये जरूरी है कि हम जानकारी को सिर्फ फैक्ट्स की तरह ना देखें, बल्कि उसके पीछे के कॉन्टेक्स्ट, उसके असर, उसके क्यों और तो क्या को भी समझें। एकदम सही कहा, विश्लेषण जरूरी है। और जाते जाते श्रोताओं के लिए आज का विचारणीय प्रश्न। जी, हमने बात की युद्ध में धोखे के लिए इस्तेमाल होने वाली डेकॉय की, फिजिकल डेकॉय, इलेक्ट्रॉनिक डेकॉय। मेरा सवाल ये है कि क्या आज के इस सूचना युग में, जहां गलत सूचना, मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स इतने आम हो गए हैं, क्या ये डिजिटल डेकॉय या गलत सूचना अभियान पारंपरिक डेकॉय से कहीं ज्यादा बड़ा रणनीतिक हथियार बन गए हैं? क्या इनका महत्व फिजिकल डेकॉय से ज्यादा हो गया है? इस पर सोचिएगा जरूर। ये वाकई सोचने वाला सवाल है। डिजिटल दुनिया में धोखे के मायने ही बदल गए हैं। तो इसी विचार के साथ उम्मीद है आपको आज की ये चर्चा उपयोगी लगी होगी। ऐसी और ज्ञानवर्धक बातचीत के लिए श्रुतिपीडिया से जुड़े रहें। धन्यवाद। धन्यवाद और नमस्कार।